जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका लर्निंग फोरम की तैयारी बोर्ड की सीरीज में। आज क्लास 10 के करंट इलेक्ट्रिसिटी के टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे रेजिस्टेंस, जो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है क्लास 10th बोर्ड एग्जाम के अकॉर्डिंग। अब देखा जाए कि रेजिस्टेंस, रजिस्ट का मतलब क्या होता है? रोकना, फ्लो में ऑब्स्टेकल क्रिएट करना। तो ये क्या रेजिस्टेंस क्या है? बोले प्रॉपर्टी है जो क्या करेगा, फ्लो को रोकने का ट्राई करेगा। तो बोले इसके बारे में डेफिनेशन क्या लिखेंगे? हाँ, यही लिख दें क्या कि जो रोकेगा वो रेजिस्टेंस है? बोले कहने का मतलब तो यही है, बट जब हम बोर्ड में लिखते हैं तो हमको वहां पर बोर्ड के कीवर्ड्स लिखने होते हैं, साइंटिफिक वर्ड्स लिखने होते हैं। तो वर्ड्स क्या होंगे उसके रिगार्डिंग देखते हैं। रेजिस्टेंस क्या है? ऑब्स्टेकल ऑफर्ड टू द फ्लो ऑफ चार्जेस थ्रू अ सर्किट। कहीं पर भी फ्लो ऑफ चार्जेस में जो ऑब्स्टेकल ऑफर होगा उसे क्या बोलेंगे? रेजिस्टेंस। ऑब्स्टेकल ऑफर्ड टू द फ्लो ऑफ चार्जेस इज नोन एज रेजिस्टेंस। ये डेफिनेशन लिखेंगे। अब ये करता कैसे होगा, इसको थोड़ा सा एक एनिमेशन की हेल्प से देखते हैं। कि मान लो भैया ऐसा कॉपर वायर है, इधर से देखो ये आ रहा है। अब ये क्या करेगा? आपस में टकराता रहेगा। तो इनके आपस में जो चार्जेस के फ्लो हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, उनके कोलिजन होते हैं, वो आपस में टकराते रहते हैं और उसी टकराने की वजह से क्या आ जाता है? रेजिस्टेंस। ये इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? आपस में टकराते रहते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे एक छोटी सी कोई गली है, उसमें भगदड़ मच जाए, लोग दौड़े, ढेर सारे लोग दौड़ते रहेंगे। तो जब ढेर सारे लोग दौड़ेंगे, भगदड़ मचेगी, तो क्या होंगे? आपस में टकराएंगे, कोलाइड करेंगे। तो टकराने में क्या होगा? जो फ्लो है वो अच्छा रहेगा क्या? बोले नहीं, वो क्या करेगा? फ्लो को रोकेगा, ऑब्स्टेकल क्रिएट करेगा। वही सेम चीज आप देख पा रहे हैं यहाँ पर भी। हम यहाँ पर देखें तो भैया ये देखो, ये ऑब्स्टेकल क्रिएट कर रहा है, ये है, ये है, ये सबसे क्या हो रहा है? बोले देखो ये जाके टकरा जा रहा है ना, यहाँ पर रेडिस दिख रहा है, इनका कोलिजन हो रहा है। ठीक, तो ये क्या दिखा रहा है? रेजिस्टेंस। अब रेजिस्टेंस के लिए हमारे पास क्या है फॉर्मूला? तो बोले अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इज इक्वल्स टू I इंटू R, जहां V पोटेंशियल डिफरेंस, I इज करंट एंड R इज रेजिस्टेंस। तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं R इज इक्वल्स टू V अपॉन I। ये आपका होमवर्क भी था लास्ट वीडियो में, पिछले में हम लोगों ने देखा था कि R इज इक्वल्स टू V अपॉन I है अगर, तो क्या पोटेंशियल बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ेगा या करंट बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ेगा या घटेगा? इस पे क्या होगा? तो इसका सही आंसर है रेजिस्टेंस इज इंडिपेंडेंट। नोट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। क्या? रेजिस्टेंस इज इंडिपेंडेंट ऑफ पोटेंशियल एंड करंट। रेजिस्टेंस ना तो करंट पर और ना ही पोटेंशियल डिफरेंस पर डिपेंड करता है। क्यों? क्योंकि ओम्स लॉ कहता है V इज इक्वल्स टू I। अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस को डबल कर रहे हैं तो करंट भी डबल हो जाएगा। तो ये क्या भैया? बोले तो कांस्टेंट ही रह गया। इसका मतलब जो हमारा रेजिस्टेंस है वो पोटेंशियल और करंट पर डिपेंड नहीं करता है। तो क्या ऐसा कोई फैक्टर है जिस पर ये डिपेंड करता है? बोले ये बात भी देख लेते हैं कि क्या ये डिपेंड करता है कि नहीं करता है। फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस डिपेंड, वो क्या क्या फैक्टर्स है जिस पर रेजिस्टेंस डिपेंड कर रहा है, उन्हीं के बारे में बात करते हैं। तो फैक्टर्स हम लोगों ने देखा कि करंट और पोटेंशियल पर डिपेंड नहीं करता है। तो डिपेंड किस पर करता है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं, जिसमें से पहला है लेंथ, दूसरा है एरिया, तीसरा है मटेरियल और फोर्थ है टेम्परेचर। तो अब इन्हीं के बारे में हम लोग देखते हैं कि क्या कह रहा है। लेंथ ऑफ द कंडक्टर, तो रेजिस्टेंस क्या कहेगा भैया? बोले रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट टू लेंथ ऑफ द कंडक्टर। मींस जितना बड़ा आपका वायर होगा, कंडक्टर जितना बड़ा होगा, कंडक्टर जितना बड़ा होगा, कंडक्टर जितना बड़ा होगा, रेजिस्टेंस उतना ही ज्यादा होगा। यहां से यहां ये मान लीजिए कि भैया हमारे पास एक कंडक्टर है, इसकी लेंथ हो गई, ये क्या मिल गया आपको? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मिल गया। ये एरिया है, किसी मटेरियल से बना होगा, उसकी रेजिस्टिविटी होगी। तो हमने यहां पर क्या देखा कि जो रेजिस्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट है लेंथ के एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट और इनवर्सली प्रोपोर्शनेट को एक बार यहाँ पे फिर से समझ लेते हैं। अगर लेंथ बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, लेंथ बढ़ाएगा तो रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगा, और अगर एरिया बढ़ा देंगे तो रेजिस्टेंस घट जाएगा। एरिया घटा देंगे
डिक्रीज कर देंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, इसको बोलते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इन दोनों इक्वेशन को कंबाइन कर लेंगे तो मिल जाएगा R इज इक्वल्स टू L बाई ए। ठीक, तो R इज इक्वल्स टू प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो एक कांस्टेंट ले आएंगे रो L बाई ए। तो यहां पर L क्या है, L इज लेंथ ऑफ द कंडक्टर। लेंथ ऑफ द कंडक्टर को किससे डिनोट किया गया, L से। क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कंडक्टर, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कंडक्टर, इसी को किससे डिनोट कर रहे हैं, A से। एक रजिस्टिविटी रो, ये किस पर डिपेंड करता है, मटेरियल पे। तो हमने देखा कि लेंथ कंस्ट्रक्शन पे, एरिया कंस्ट्रक्शन पे, किस मटेरियल से बना हुआ है उस पर डिपेंड कर रहा है रो। अब रो के बारे में देखें कि इसको बोलते हैं, रो को बोलते हैं रजिस्टिविटी। रो इज रजिस्टिविटी, और इसका एक और नाम है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी बोलते हैं इसको। ये किसी भी मटेरियल के लिए, मतलब अलग अलग मटेरियल के लिए सेम रहता है। ये क्या हो गया, आप इसको रेजिस्टिविटी कह लीजिए या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी कह सकते हैं, ये मटेरियल पर डिपेंड करता है। ये तीन फैक्टर हैं जो फिक्स रहते हैं। फिर आता है फोर्थ फैक्टर, टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर। ठीक, अब देखिएगा यहां पर कि अगर हम किसी कंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर ऑल्सो इंक्रीजेस। ठीक, क्या कह रहा है कि अगर हम किसी भी कंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो उसका रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगा। विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर ऑल्सो इंक्रीजेस। या अगर हम कंडक्टर के अलावा सेमी कंडक्टर या इंसुलेटर की बात करें तो उसका टेम्परेचर बढ़ाएंगे, उसको हीट करेंगे तो क्या होगा, तो विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ सेमी कंडक्टर और इंसुलेटर रेजिस्टेंस डिक्रीजेस। मींस इसमें उल्टा हो रहा है कि अगर हम क्या कर रहे हैं, कंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो कंडक्टर का टेम्परेचर अगर हम लोग बढ़ाएंगे तो उसका रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, जबकि सेमी कंडक्टर और इंसुलेटर का अगर हम लोग टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उसका जो रेजिस्टेंस है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक, इसको आप लोग जो हमने अभी एग्जांपल बताया था कि गली में जो दौड़ते हैं तो रेजिस्टेंस कैसा होगा, बोले अगर गली की लंबाई बढ़ा दी, जिसमें लोग दौड़ रहे हैं तो पतला सा कॉरिडोर लंबा हो जाए तो ज्यादा बार लोग टकराएंगे, रेजिस्टेंस ज्यादा रहेगी। अगर एरिया बड़ा कर दिया जाए, जगह ज्यादा बना दिया जाए तो लोग आसानी से जा पाएंगे, कम टकराएंगे तो रेजिस्टेंस कम होगा। इस वजह से इनवर्सली प्रोपोर्शनेट। और फिर रो डिपेंड करता है कि उसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन कितने हैं, इसी वजह से अलग अलग मटेरियल के लिए ये अलग अलग होता है। फिर बात आती है टेम्परेचर से क्या फर्क पड़ता है, बोले फ्री इलेक्ट्रॉन फ्रीली मूव करते रहते हैं और उनकी स्पीड रूम टेम्परेचर पर लगभग 100 किलोमीटर पर सेकेंड होती है। कब, रूम टेम्परेचर पे 100 किलोमीटर पर सेकेंड, तो मतलब उनका हीट बढ़ाएंगे तो और तेजी से चलेंगे, और ज्यादा तेजी से चलने पे कोलिजन बढ़ जाएगा, मतलब रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा भैया, बढ़ जाएगा। अब बात करते हैं कि ये रेजिस्टेंसेस अगर हम इनको कंबाइन करें, इनका कॉम्बिनेशन कैसे बनाया जाए। सो दे कैन बी कंबाइंड, मतलब एक वायर है इसके साथ दूसरा जोड़ देना है। तो पहला होगा हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन क्या कहता है, आप यहां से देख सकते हैं कि ये करंट यहां से चला R1 R2 R3 से होता हुआ फिर वापस इस सर्किट को कंप्लीट करेगा, यहां से आ रहा ये करंट आप देख सकते हैं, रेड डॉट से आपको करंट दिखाया जा रहा है कि इधर से चल के करंट इधर जा रहा है। तो अब हम यहां पर क्या देखें कि सीरीज में है तो जो करंट आई यहां है वही करंट आई यहां भी जाएगा, द सेम करंट आई है। मतलब सीरीज कॉम्बिनेशन में व्हाट कैन बी एग्जैक्टली से कि करंट सेम रहता है। सीरीज कॉम्बिनेशन में नोट करके लिखिएगा इस चीज को, ठीक, कि सीरीज में करंट सेम रहता है, करंट नहीं बदलता है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में हमने देखा कि करंट सेम जाने वाला है, तो हुआ क्या यहां पर भैया, करंट सेम गया। अब करंट तो V1 इज इक्वल्स टू I इंटू R1 लिखा जाए, V1 इज इक्वल्स टू I इंटू R1, V2 इज इक्वल्स टू I इंटू R2, V3 इज इक्वल्स टू I इंटू R3। ये सब V आए कहां से, इसी पोटेंशियल से, बस इसी से हमको फॉर्मूला मिल जाएगा। V इज इक्वल्स टू V1 प्लस V2 प्लस V3। अब हम ये जानना चाहते हैं ये तीनों मिलकर के, ये अपना अलग ऑब्स्टेकल क्रिएट कर रहा है, ये अलग स्पीड ब्रेकर है, ये अलग ऑब्स्टेकल क्रिएट कर रहा है दूसरा स्पीड ब्रेकर, ये अलग कर रहा है तीसरा स्पीड ब्रेकर। अब हम ये जानना चाहते हैं कि ये तीनों
ये तीनों जब कंबाइन हो जाएंगे, इनके कॉम्बिनेशन से क्या इफेक्ट आएगा ये बात जानना हमको। चलो जान लेते हैं भैया क्या इफेक्ट आ रहा है। V1 इज इक्वल्स टू IR1 IR2 IR3 V1 V2 V3 मिल गया। पुट द वैल्यू, तो करंट सेम जाएगा I अपॉन R इक्विवेलेंट, नेट चाहिए तो R इक्विवेलेंट, यहाँ पे क्या हो गया भैया IR1 प्लस IR2 प्लस IR3 मिल गया भैया। I1 I2 I3 की वैल्यू रख दी, I कॉमन ले लीजिए, I R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू I कॉमन ले लेंगे, यहाँ क्या बचेगा R1 प्लस R2 प्लस R3, I से I कैंसिल हो गया। अब क्या मिल गया भैया R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3, ये मिल गया भैया हमको कि अगर सीरीज में जुड़े हुए हैं तो इनके रेजिस्टेंसेस को क्या कर देना है, सिंपली जोड़ देना है। ठीक, रेजिस्टेंस बोले कैसी क्वांटिटी है, बोले स्केलर क्वांटिटी है और इसका SI यूनिट होता है ओम, OHM SI यूनिट होता है। और इसके लिए सिंबल ऐसे बनाते हैं, ये सिंबल है क्या, बोले ये है ओमेगा, ओमेगा इन अपर केस, ये क्या है ओमेगा इन अपर केस, ओमेगा इन अपर केस, ओमेगा इन अपर केस। तो ये बात हो गई किसके लिए, सीरीज कॉम्बिनेशन में। तो अब यहां से हम सिंपली देख सकते हैं अगर ऐड कर रहे हैं, इसका मतलब अगर रेजिस्टेंसेस को सीरीज में जोड़ा जाए, इफ द रेजिस्टेंसेस आर एडेड इन सीरीज कॉम्बिनेशन द रेजिस्टेंस विल इंक्रीज, बढ़ता जाएगा, सिंपली ऐड करना है, दैट मीन्स कि ये क्या हो जाएगा भैया बढ़ जाएगा। चलो अगला देखा जाए क्या कह रहा भैया। अब अगला कॉम्बिनेशन क्या आएगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन में आप देख सकते हैं कि इनका स्टार्टिंग पॉइंट सेम है और इनका टर्मिनल भी सेम है, इसका मतलब इनके पोटेंशियल कैसे रहने वाले सेम, जबकि करंट I1 I2 एंड I3 जा रहा है, तो यहां से जाने वाला करंट ही I1 I2 I3 में बटेगा और फिर यहां आकर के वो I ही रह जाएगा। तो हम इसी के लिए लिखें तो क्या लिख सकते हैं भैया, I इज इक्वल्स टू I1 प्लस I2 प्लस I3, I इज इक्वल्स टू I1 प्लस I2 प्लस I3। तो यहां क्या मिला भैया V अपॉन R इक्विवेलेंट, I को क्या लिखेंगे अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, V इज इक्वल्स टू I इंटू R, I इज इक्वल्स टू क्या हो गया भैया I इज इक्वल्स टू V अपॉन R, बोलते रहो, ईयरफोन लगाए रहो भैया, बोलते रहो, ठीक है, सभी जो आपके ऑर्गन्स हैं उन सबको इन्वॉल्व रखिए। चलो अब देखो भैया यहाँ क्या रखेंगे, V अपॉन R1, V अपॉन R2, V अपॉन R3, V कॉमन ले लीजिए, कैंसिल हो जाएगा, V अपॉन R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू V कॉमन लिया, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3, और जरूरी तीनों, ये कितने भी हो सकते हैं, ऐसे आगे डॉट डॉट ऐड करते चले जाइए, V से V कैंसिल हो गया, तो 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। ये क्या मिल गया अपने को भैया, ये नेट फॉर्मूला आपको मिला कि 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1 अपॉन R1 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। दैट मीन्स कि अगर हम रेजिस्टेंसेस को पैरेलली ऐड कर देते हैं, दैट मीन्स कि अगर हम रेजिस्टेंसेस को पैरेलली ऐड कर देते हैं तो क्या मिलेगा, बोले अगर भैया रेजिस्टेंस को आपने पैरेलली ऐड कर रखा है तो हमको क्या मिलने वाला है, रेजिस्टेंसेस दे आर एडेड पैरेलली, तो पैरेलल एडिशन में क्या मिलेगा, नेट रेजिस्टेंस पहले से जो इंडिविजुअल लगे गए हैं उनसे भी कम मिलेगा। मींस इसमें जो सबसे छोटा रेजिस्टेंस लगाया गया होगा, इन तीनों में जो सबसे छोटा रेजिस्टेंस होगा, नेट रेजिस्टेंस उससे भी छोटा मिलेगा। आप सॉल्व करेंगे, एग्जांपल में आपको दिखता रहेगा। मतलब अगर हमको रेजिस्टेंस कम करना हो, पोटेंशियल बराबर चाहिए, तो हम कैसे करेंगे, पैरेलल लगाएंगे। इसी वजह से घर में हमारे जो सर्किट लगाई जाती है, बल्ब, पंखा, ट्यूबलाइट, एसी, फ्रिज, ये सब कैसे लगाए जाते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगाए जाते हैं, क्योंकि सबको पोटेंशियल बराबर मिले और रेजिस्टेंस कम हो। चलो ये बात हो गई रेजिस्टेंस के लिए। अब आगे देखते हैं भैया। When an electric current is passed, electrons move from, इलेक्ट्रॉन किधर मूव करते हैं,
हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल चार्ज मूव करता है, तो इलेक्ट्रॉन किधर होता है, लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल, बी वाला ऑप्शन सही है। चार्जेस फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, जैसे सर्किट की बात कर लें, तो भैया ये क्या है, भैया ये सर्किट है, यहां पर रेजिस्टेंस आ गया अपना, तो यहां पर क्या होगा, बोले इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव, तो करंट किधर फ्लो करेगा, इधर, जबकि इलेक्ट्रॉन किधर जाएगा, अगेंस्ट द करंट। तो चार्जेस फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, तो करंट के लिए हम क्या बोलेंगे, करंट के लिए हमको क्या बोलना पड़ेगा भैया, करंट के लिए बोलेंगे कि द हीटिंग एलिमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक आयरन इज मेड अप ऑफ नाइक्रोम। हीटिंग एलिमेंट नाइक्रोम से बनाते हैं, और ऐसा इसलिए करते हैं, नाइक्रोम से बनाने के पीछे जो रीजन है कि जो नाइक्रोम है वो एक अलॉय है, और उसकी जो स्ट्रेंथ होती है वो प्योर मेटल से ज्यादा होती है। द इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस ऑफ इंसुलेटर्स इज, जो इंसुलेटर है उनका रेजिस्टेंस, बोले इंसुलेटर है इसको लगा दीजिए सॉकेट के अंदर, करंट लगेगा हमको, बोले नहीं लगेगा, क्यों, क्योंकि इसका जो रेजिस्टेंस है इतना ज्यादा है कि करंट फ्लो ही नहीं करने दे रहा है। तो हमको पता है V इज इक्वल्स टू आई इंटू आर, आर की वैल्यू कितनी ज्यादा हो जाए कि करंट ना फ्लो करे, तो V अपॉन आर इज इक्वल्स टू आई, तो इसे कितना करना पड़ेगा, इनफाइनाइटली हाई, इतना ज्यादा कर दीजिए कि करंट फ्लो ही ना कर पाए, उसी को क्या बोलते हैं, इंसुलेटर। तो इंसुलेटर वो मटेरियल होता है जिसमें करंट फ्लो ही नहीं कर पाएगा, तो यहां पर हम क्या बोलेंगे, कैसा है वो, इनफाइनाइटली हाई। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी ऑफ एनी गिवन मेटालिक वायर, electrical resistivity of any given metallic wire depends upon its thickness, shape, nature of the material, its length। तो अब इस बात पे ध्यान रखिएगा, किसकी बात कर रहा है वो, रेजिस्टिविटी। तो रेजिस्टिविटी किसकी प्रॉपर्टी है, मटेरियल की, तो इसकी डिपेंडेंसी मटेरियल पे होगी, लेंथ से, शेप से, थिकनेस से। रेजिस्टिविटी को, मटेरियल को कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो सेम रहता है। Which one of the following is not correctly matched? इसमें से कौन सा है जिसे करेक्टली मैच नहीं किया गया है, तो यहां पर देखें कि एक सेल दिखाया जा रहा है, एक सेल दिखाया गया है, दैट इज करेक्ट, ये रेजिस्टेंस है, बोले ये सही है। और यहां पर क्या दिखाया गया, प्लग की, यहां लिखा है ओपन और ये है क्लोज, इस वजह से हमको क्या करना है, इनकरेक्ट को मैच करना है, तो ये भी सही है। तो हमारे लिए कौन सा ऑप्शन ठीक है, ये वाला टिक करना है, क्योंकि कह रहा ओपन और है क्या, क्लोज, तो हमको गलत वाला ही चूज करना था, तो हमारे लिए ऑप्शन सी ठीक है। ठीक, अब देखा जाए कि हमारा जो इलेक्ट्रिक पावर होता है वो किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनेट होता है। ठीक, इलेक्ट्रिक पावर, बोले पावर होता है V इंटू आई, तो जितना ज्यादा उसके पास आप देखेंगे कि भैया रेजिस्टेंस, वोल्टेज, करंट, तो रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनेट होगा। ठीक, तो हम क्या देख सकते हैं कि जो पावर है, पावर ऑफ द रेजिस्टेंस, वो इलेक्ट्रिकल पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनेट टू, पावर किसका ज्यादा होगा, किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनेट होता है, तो बोले आप कह लीजिए कि जितना ज्यादा वो करंट कंज्यूम करेगा। ठीक, अब देखा जाए 3 रजिस्टर्स 1 ओम, 3 रजिस्टर्स 1 ओम, 3 रजिस्टर्स 1 ओम, ये गलती से सिंबल लिख गया, 2 ohm and 3 ohm are connected in parallel. The combined resistances of the 3 resistors should be, क्या होगा भैया, कह रहा 1, 2 और 3 को कैसा कर दीजिए, पैरेलल ही कनेक्ट कर दीजिए, तो कितना होगा, अभी हमने बताया, अभी इस बार इसके बारे में एक ट्रिक भी बताई हमने आपको, उसी ट्रिक से काम हो जाएगा, सॉल्व करने की आपको ज्यादा जरूरत नहीं है। वीडियो पॉज करें, वीडियो पॉज करके ईमानदारी से आंसर दीजिए, तब तक हम सॉल्व करके बताते हैं, या कहिए पहले आंसर सॉल्व बता दें आपको तब सॉल्व कराएं। जल्दी से वीडियो पॉज करेंगे और तुरंत आंसर पहले कमेंट कर देंगे ईमानदारी से जो आपका आंसर आया, फिर आगे वीडियो को कंटिन्यू देखेंगे। देखते हैं, तो हमारे हिसाब से जो आंसर है वो क्या है, लेस देन 1, पैरेलल में लगा करके इसको कैलकुलेट करके भी देख लेते हैं। 1 अपॉन आर पैरेलल में क्या होता है, फॉर्मूला होता है 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3, एलसीएम मिल जाएगा 1 अपॉन आर पैरेलल का 6, यहाँ मिलेगा 6, 3, 2। ठीक है, तो आर पैरेलल कितना मिल गया भैया, रेसिप्रोकल हो जाएगा 6/11, मतलब ये वैल्यू कैसी मिलने वाली है, लेस देन 1, तो 6/11
11 ohm is the correct answer. An electric bulb is connected to 220 volt generator. The current is 0.5 ampere. What is the power of the bulb? कह रहा है उसका बल्ब का पावर बताइए कि क्या होगा. तो पावर इज इक्वल्स टू V इंटू आई इज द फॉर्मूला. तो V कितना दिया हो 220, 220 को मल्टीप्लाई कर देना 1/2 से. तो 220 मल्टीप्लाइड बाई 1/2 110 वॉट. इसमें ऑप्शन बी सही है. 110 वॉट इज द करेक्ट ऑप्शन. द रेजिस्टिविटी ऑफ इंसुलेटर इज ऑफ द ऑर्डर. तो भैया रेजिस्टिविटी क्या होगी ऑफ इंसुलेटर्स? तो हम लोगों ने बोला कि वो बहुत हाई होगा. तो इसमें जो आपको हाईएस्ट वैल्यू दिख रहा होगा वो है. तो ये देखो रेजिस्टिविटी के लिए, ठीक है. ये क्या मिला बोले, इसकी जो रेजिस्टिविटी की यूनिट होती है ओम मीटर. ओम मीटर लिखा है, एम पावर में नहीं है. रेजिस्टिविटी की यूनिट होती है ओम मीटर, ठीक है. ओम मीटर लिखा गया है. तो जो सबसे ज्यादा वैल्यू है, क्योंकि अभी हम लोगों ने बात करा कि इनफाइनाइटली हाई है, ठीक है. इनफाइनाइटली हाई है, इस वजह से ये सही है. 1 किलोवाट आवर ये हम लोग अभी पढ़ेंगे आगे, ठीक. जब पावर हम लोग पढ़ेंगे, एनर्जी पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, तो ये हम लोग तैयारी बोर्ड एग्जाम के अगले वीडियो में इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे. तब तक के लिए थैंक यू. जय हिंद.